आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी आवाज़ आ रही है और अभी इस सेशन को शुरू करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस लगे, थियरी पढ़ पढ़ के आपको ऐसा ना लगे कि मैं बोर हो गया हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन में। तो टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय रेमो जो टेलीग्राम चैनल है और मैथ्स बाय रेमो जी जो ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होंगी, जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उनकी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कई बार होता है। लोगों को इतना यूटिलिटी लगती नहीं है, बट होता है। अगर आपने कभी मेरे वीडियोस पहले के देखे होंगे तो शायद ये पता होगा, बट क्वेश्चन में इसका डिस्कशन करना ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कल मैं क्यों नहीं आया, क्लास शेड्यूल थी। कल देखिए मैं कुछ ऐसा कर रहा था जो आपके ही काम की चीज़ है, आपको उसके बारे में पता चलेगा 2-4 दिन बाद। ठीक है, सो इसलिए मैं कल थोड़ा सा क्लास नहीं ले पाया, बट आई वॉज डूइंग समथिंग फॉर यू ऑल ओनली। जल्दी पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आप कोई परसेंटेज कैलकुलेट करो, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको निकालना है 100% 500 का। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट 100% ऑफ 500, तो आपको पता है किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, उसी नंबर के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 500। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे निकालना है 10% ऑफ 5000, देखो थोड़ा सा अंतर मैंने किया है कि एक इसका जीरो उठाया है और खींच के मैंने इधर डाल दिया है। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 10% इज 1/10 ऑफ ए नंबर, ये भी आपका हो जाएगा 500। देन मैंने कहा कि मुझे निकालना है 1% ऑफ 5 के आगे 1 2 3 4 zeros, तो ये वैल्यू 1% जब आप निकालते हो तो 1/100 टाइम्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा 500। अगर मैं आपसे बोलता कि नहीं नहीं मुझे निकालना है 1000%, किसका निकालना है, इस पर्टिकुलर नंबर में मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा कि 50 का 1000% क्या होता है, 50 का 10 टाइम्स। तो 50 का अगर 10 टाइम्स होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 500। फिर मैंने आपसे कहा कि 0.1% मैं निकाल रहा हूं किसका, देखो यहां पर ध्यान से देखना, 5000 का अगर मैं 0.1% निकालूं तो क्या होगा, आप कहोगे देखो अगर आप 5000 का 0.1% निकालोगे तो वो इसके बराबर नहीं आएगा, लेकिन मैं जो लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। यहां से मैंने इसको 10 से डिवाइड किया और इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 5 हो जाएंगे और ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फिर से 500 मिलेगा। इसका मेरा देखिए दिखाने का मतलब क्या था कि जीरोस की जो पोजीशन है इसको अगर आप चेंज करते हो, इधर से उधर कर दो या उधर से इधर कर दो, परसेंटेज चेंज नहीं होता है। और इसका सिंपल सा कारण अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि अगर मैंने आपके सामने लिखा है x% ऑफ y, तो x% ऑफ y आपका क्या होता है, ये होता है आपका x इंटू वाई बाई 100। तो आप अगर देखो ध्यान से तो x और y क्या है, प्रोडक्ट में गुणनफल है। तो अगर x और y प्रोडक्ट में होते हैं तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में अगर मैं इसको लिखूं 10 इंटू 1 या फिर मैं इसको लिखूं 1 इंटू 10, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरो आप कहीं भी रखो किसी के साथ भी, जब अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो वो कहीं भी रखे जा सकते हैं। समझ में आया सभी को कि यहां पर मैंने जीरो को खींचा, इधर से उठा के इसके लास्ट में डाल दिया। इस ऑपरेशन को मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि इसको 10 से डिवाइड किया तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने फिर से क्या किया, ऐसे लिखा, फिर से मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं a और b या x और y, एक नंबर को मैंने ऐसे लिखा आपके सामने कि x अपॉन k कर दिया और दूसरे नंबर को मैंने k टाइम्स कर दिया, तो क्या आपके परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। इट इज इक्विवेलेंट टू x% ऑफ y, है ना। यानी एक पार्ट को आप k से डिवाइड कर दो और अगर आपने दूसरे को k से मल्टीप्लाई कर दिया है तो उस परसेंटेज वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। और ये उसी बात के इक्विवेलेंट है कि आपका जो जीरो है वो कहीं भी हो सकता है, वो इस नंबर के साथ भी हो सकता है और अगले वाले नंबर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे इसका क्या यूज है, इसका यूज देखिए मैं आपको छोटा सा भी बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा x% ऑफ y और मैंने आपके सामने लिखा y% ऑफ x। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये स्टेटमेंट आपने पहले मेरा देखा होगा, कहीं ना कहीं वीडियो मैंने कराए हैं तो बताया है। शुरुआत में जब मैं क्लास पूछता था बच्चों को कि ये बराबर है या नहीं, तो मोस्टली बच्चे जल्दबाजी में बोलते थे कि नहीं बराबर है, राइट। बट एक्चुअली अगर आप एक स्टेप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी x इंटू वाई बाई 100 है और ये आपका y इंटू एक्स बाई 100 है और ये वैल्यू आपकी आपस में क्या है, ये वैल्यू आपस में आपकी बराबर है, क्योंकि प्रोडक्ट में
चाहे x इंटू वाई हो या फिर y इंटू एक्स हो, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब आप कहोगे इसका क्या इस्तेमाल है, क्या मतलब है x परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स। देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये आपको मैं अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x परसेंट ऑफ वाई y परसेंट ऑफ x के बराबर है, तो देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। अगर आपने लेट से कैलकुलेट करना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा आपसे निकालना है आपको 36 परसेंटेज ऑफ 25, राइट। 36 परसेंटेज ऑफ 25 जब आप देखते हो तो आप सोचोगे 36 अपॉन 100 इंटू 25 करना है, पर अगर आप इसको इस तरीके से देख पाए कि यह है 25 परसेंटेज ऑफ 36, तुरंत ही आपकी कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आप कहोगे ये 1/4 होता है और इंटू 36 करेंगे तो ये वैल्यू 9 के बराबर होगी, राइट। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि आपके सामने अगर कभी भी कोई परसेंटेज आता है कि x परसेंट ऑफ वाई y परसेंट ऑफ x के बराबर अगर है, तो हम किसी भी परसेंटेज को पलट के भी देख सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि परसेंटेज का सिंबल कहीं भी हो सकता है। देखो क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये वैल्यू आपने बोला x है और ये वैल्यू y है, तो आपको पता है ये x इंटू वाई बाई 100 होता है। अब x इंटू वाई बाई 100 है, इसको आप x बाई 100 इंटू वाई बोलो या x इंटू वाई बाई 100 बोलो, बात एक ही है। इसलिए परसेंटेज का सिंबल कहीं भी हो सकता है प्रोडक्ट में, एनीवेयर इट कैन बी। तो बेहतर क्या है, मैंने आपको क्या बोला, यह आप आसानी से, तो केवल इस नंबर को अलग तरीके से देखने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि 36 परसेंट ऑफ वाई को जैसे ही आपने बोला 25 परसेंट ऑफ 36, ये थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर आपको आप शायद बेहतर आप समझ पाओगे। जैसे लेट से आपने बोला कि आपके पास एक नंबर है और वो नंबर है 612, और आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया 61.2 परसेंटेज ऑफ 83 1/3 परसेंटेज, या 83 1/3 लिखता हूं, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आएगा, कई लोग तुरंत ही पैनिक होकर परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, कैसे निकालें इसको। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि ये नंबर इसी के बराबर होगा, 83 1/3 परसेंटेज ऑफ 61.2, क्योंकि हम परसेंटेज को कहीं भी रख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि ये नंबर किसके बराबर होता है, इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या आपको पता है कि ये 5/6 के बराबर होता है। तो क्या ये नंबर 5/6 इंटू 61.2 हो गया, तो क्या ये वैल्यू आपकी 10.2 टाइम्स हो गई। तो क्या वैल्यू आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 51 के बराबर हो गई। यस, क्या ये निकालना बहुत आसान है। यस, क्लियर और नॉट। तो एक छोटा सा जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको देखने का तरीका जैसे ही हमने बदला है, नजरिया जैसे बदला है, उस नजरिए को बदलने से कई बार आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, क्लियर और नॉट। तो ये आप जहां मौका मिले वहां इसका आप इस्तेमाल करो। ठीक है, यू नेवर नो कब आपको फायदा हो जाए। एक सवाल दे रहा हूं, जरा क्विकली आप इसको सॉल्व करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 816 में मैं ऐसे लिख रहा हूं 81.6 परसेंटेज ऑफ, ध्यान से देखना आप, 87.5। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्विकली। 81.6 परसेंटेज ऑफ 87.5, क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप कहोगे कि इसमें परसेंटेज मैं इधर भी लिख सकता हूं, 87.5% का इक्विवेलेंट मुझे मालूम है कि ये 7/8 होता है, और ये 7/8 इंटू 81.6 बन जाएगा, और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 10.2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी 71.4 हो गई। क्लियर है नॉट, इज इट इजी। सो अब जब भी आपको परसेंटेज दिखे, ऐसा नहीं देखिए हमेशा ऐसा होगा, बट आप जब भी क्वेश्चन में आपको x% ऑफ y निकालने में थोड़ा मुश्किल हो, तो आप चुपचाप y% ऑफ x एक बार कन्वर्ट करके देखो तो कि क्या ये फेवरेबल हो रहा है। अगर ये फेवरेबल हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिर तो आप नॉर्मल तरीका लगाओगे ही। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आप ये नजरिया अभी डेवलप करो कि कोई भी परसेंटेज अगर मेरे सामने आएगा और लेट्स से कि मुझे फॉरवर्ड निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिवर्स निकाल सकता हूं कि नहीं। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई तकलीफ आपको नहीं हो रही होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका। ठीक है, कि लेट्स से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, और वो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि 45 परसेंटेज ऑफ 280 प्लस, ध्यान से देखना इसको बहुत आसानी से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, 45% ऑफ 280 प्लस 28% ऑफ 450। मैं इस तरह का एग्जाम्पल देता हूं कि ये आपको बेहतर क्लियर हो जाए ये सवाल। जैसे ये क्वेश्चन है, लेट्स से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, राइट। तो कई लोग क्या होते हैं कि जब ये क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में वो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कई लोगों को डिस्कशन शायद मेरा याद हो, तो बोर मत होइएगा, लेकिन मैं करूंगा।
ये एक्सप्रेशन देखते ही देखो लोगों के दिमाग में नॉर्मली क्या आता है कि ये क्वेश्चन पहली बात तो आसान है क्योंकि उन्होंने कर रखा है, दूसरा उनको दिखता है कि यार ये क्वेश्चन लगाना कौन सी बड़ी बात है क्योंकि दो एक्सप्रेशन से इनको जोड़ना है। तो वो कहेंगे कि देखो हम क्या करेंगे ना, पहला एक्सप्रेशन निकालेंगे। पहला एक्सप्रेशन जब वो निकालने जाएंगे तो कहेंगे देखो ये एक्सप्रेशन है 45/100 इंटू 280, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको करने के बाद वो डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, तो कहेंगे देखो 5 9 होगा, 5 2 होगा, 2 14 होगा, तो आपको 14 टाइम्स 9 मिलेगा। कहेंगे इसकी वैल्यू 126 आ गए। और मैं इसको बोलता हूं कि उनके चेहरे पे एक आधी मुस्कान आती है, पूरी नहीं आती है क्योंकि आधा आंसर आया, आधा आंसर आया तो आधी मुस्कान आई और ऐसे दिखने लगा वो। फिर वो कहा कि चलो दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं, तो वो कहेगा 28/100 आ गया इंटू आपका 450 आ गया। फिर से उसने एक जीरो गायब किया, 2 5 किया तो यहाँ तो 14 आ गया और ये 5 से डिवाइड किया तो 9 आया और यहाँ भी वैल्यू उसकी 126 आ जाती है। जब उसकी दोनों वैल्यू 126 आती है ना, तो उसके चेहरे की ये जो आधी मुस्कान थी ये उसकी सूरत रोने वाली हो जाती है। उसको खुश होना चाहिए कि उसका आंसर आ गया, पर वो दुखी हो जाता है और रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, उसको ये लग रहा है कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन अगर एक सेम वैल्यू दे रहे हैं तो इसका दोषी कौन है? मैं। उसको ये लगता है कि मैं दोषी हूं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक करना तो मेरी जन्मजात आदत है, बचपन में कई बार मार खाई कि कैलकुलेशन मिस्टेक करो। तो उसको पता है कि एग्जाम प्रेशर में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, तो वो फिर से जाता है, फिर से चेक करता है, यहां पर कोई गलती नहीं मिलती, फिर से चेक करता है, यहां कोई गलती नहीं मिलती, दोबारा चेक करता है, कोई गलती नहीं मिलती, यहां जाता है, चेक करता है, कोई गलती नहीं मिलती। तीसरी बार वो गलती ढूंढ ही लेता है, ठीक है। तीसरी बार तो कोई ना कोई गलती ढूंढ लेगा और गलती ढूंढने के बाद कहेगा कि अच्छा कुछ ऐसा होना चाहिए कि 14 टाइम्स 9 करके कुछ ना कुछ गलती ढूंढ के इसको कुछ ना कुछ और बना देगा और कुछ ना कुछ और बना के वो कोई ना कोई गलत आंसर लगा ही देगा। उसको क्लैरिटी ही नहीं कि दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, ठीक है। क्लियर और नॉट? अब देखो इस एक्सप्रेशन को कोई भी स्मार्ट लड़का या लड़की जो थोड़ा सा समझता है, पढ़ता है, स्मार्ट है, वो कैसे करेगा? वो इस एक्सप्रेशन को बस ध्यान से देखेगा, उसका नजरिया बदल चुका है, तो वो दो चीजें बहुत अच्छे से जानता है कि जीरोस को मैं कहीं भी रख सकता हूं कि नहीं, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और उसको ये भी पता है कि परसेंटेज के सिंबल को इधर उधर किया जा सकता है। तो वो क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो कहेगा कि इसमें मैं कर सकता हूं कि ये जीरो उठा के मैं यहां ले आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता हूं मैं कि 280% ऑफ 45 है। फिर आप कहोगे इवन इसको उल्टा भी कर सकते हो कि 45 के आगे परसेंटेज लगा दो 280। आप कहोगे पहला टर्म जो है वो है 45% ऑफ 280, दूसरा टर्म एक्चुअली पहले टर्म के ही बराबर है। अगर दूसरा टर्म पहले ही टर्म के बराबर है तो क्या ये वैल्यू आपकी 90% ऑफ 280 हो गई? दोनों टर्म सेम है, क्या ये वैल्यू 90% ऑफ 280 हो गई? यस। 90% ऑफ 280 कैसे निकालोगे? या तो आप 28 टाइम्स 9 करोगे, 28 टाइम्स 9 करते हो तो क्या बनेगा? 10 - 1 280 - 28 252 बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये होगा 100% माइनस 10% ऑफ 280, तो आपका बनेगा 280 - 28। यहां से भी आपका 252 ये निकल आएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी चीजों को बेहतर तरीके से देखना, बस केवल आपके नजरिया जो होता है ना, छोटी सी नॉलेज आपके कैलकुलेशन को बहुत बहुत ज्यादा बदल सकती है। तो उम्मीद करता हूं आप भी ऐसे ही सोचेंगे। पिछले जो स्टूडेंट्स थे उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है आप उनको जानते भी नहीं हो, आप यही हो कि आप चीजों को ऐसे ही देखते हो और अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। इसका यूज आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे तो कई सारे सवालों में इसका इस्तेमाल होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको भी एक चीज बताऊंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि परसेंटेजेस को जब ऐड करना होता है तब लोगों को बहुत तकलीफ होती है, राइट। तो वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा वो चीज बहुत ध्यान से और इत्मीनान से आप जरा देख लेना। अगर मैंने आपके सामने लेट से लिखा है a% ऑफ x ऐसे, और प्लस आपके सामने मैंने लिखा है लेट से a% ऑफ y, राइट। क्या आप इसको कंबाइन कर सकते हो? क्या इसको आप कंबाइन कर सकते हो? अगर देखो बेसेस अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपका जो परसेंटेज वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है तो क्या आप इसको कंबाइन कर सकते हो? यस। a% यहां कॉमन हो सकता है, तो ये वैल्यू आपका ऐसे लिखा जा सकता है कि ये a% ऑफ x प्लस वाई होगा। सो अगर दो डिफरेंट बेसिस का हम सेम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं a% ऑफ x प्लस वाई। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 20% ऑफ 15 प्लस 20% ऑफ 25
अगर कुछ ऐसा निकालना है, इट इज एज गुड एज कॉलिंग 20% ऑफ 40, जुड़ जाएगा, यहां पर आपका बेसेज ऐड हो जाएंगे अगर परसेंटेज सिंबल सेम है तो। सो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, सिंपली ये वैल्यू आपकी 8 के बराबर हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये परसेंटेज डिफरेंट हो, आप कहोगे a परसेंटेज ऑफ x प्लस ये वैल्यू आपकी b परसेंटेज हो लेकिन बेस आपका सेम हो, यानी x। क्या मैंने, क्या ये वैल्यू आपकी a% ऑफ x प्लस b% ऑफ x है, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? यस, हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे बेसेस सेम है तो a% ऑफ x प्लस b% ऑफ x सेम बेस पे विल बी इक्विवेलेंट टू a% प्लस b% ऑफ x। यहां पर क्या हुआ आप खुद देखो, परसेंटेजेस ऐड हो गए क्योंकि उनका बेस कॉमन था। एक अगर छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लूं तो 15% ऑफ 916 प्लस 5% ऑफ 916, ऐसा लिखा मैंने आपके सामने। क्लियर? सो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या ये वैल्यू आपकी हो गई 20% ऑफ 916। क्लियर? 20% ऑफ एनी नंबर इज 0.2 टाइम्स, 0.2 टाइम्स, इसका डबल करो तो आपको हो गई ये वैल्यू हो गई 32 और ये हो गया 18। सो 1832 आपका यहां बनेगा, और चूंकि आप 0.2 टाइम्स निकाल रहे हो ये 183.2 हो जाएगा आपका। क्लियर? दैट इज व्हाट यू विल गेट, सिंपल। ओके, 183.2 क्योंकि 20% ऑफ एनी नंबर इज नथिंग बट 0.2 टाइम्स। ये सभी को समझ में आया? अब देखिए एक चीज और होती है जो क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे एक तीसरा पॉइंट आपको दूं और पूछूं कि मेरे पास है a% ऑफ x और आपके पास है यहां प्लस b% ऑफ y, तो क्या इनको कभी कंबाइन कर सकते हो आप? कैन यू एवर कंबाइन देम? ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दिखेगा आपको, पर मैं आपको दिखाता हूं इनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं। देखो, इनको हम ऐसे कंबाइन कर सकते हैं कि आप कहोगे कि यहां पर अगर x है तो यहां भी क्या हम x बना सकते हैं, राइट? या फिर यहां अगर a% है तो क्या यहां हम a% बना सकते हैं। दोनों तरीके से इनको कंबाइन किया जा सकता है। जैसे आपने कहा ये है a% ऑफ x, मैं कोशिश कर रहा हूं यहां x बनाने की। अगर मैं यहां x बनाऊंगा तो आपसे पूछूंगा y यहां ले जाओगे कि नहीं, आप कहोगे यस, तो क्या ये by हो जाएगा? यस, यहां हो गया 1। अब यहां x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां x से डिवाइड करोगे या नहीं करोगे? यस, ऐसा कुछ करेंगे। आपको थोड़ा मैथमेटिकली ये ज्यादा परेशानी करने वाली चीज दिख रही होगी, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको जब दिखाऊंगा अभी वैल्यू लिख के तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये वैल्यू ऐसी बनाई जा सकती है, ठीक है? क्लियर है नॉट? अगर मैंने आपसे कहा कि a% ऑफ x मेरे पास है प्लस b% ऑफ y है और मुझे इसको कंबाइन करके लिखना है ऑन द बेस x, तो ये वैल्यू होगी या नहीं होगी? आप करके देखो, ये a% ऑफ x है और अगर आप इसको देखोगे ये b% ऑफ y ही है, बस हमने इसको सेम बेस में कन्वर्ट किया है ताकि ये दोनों जुड़ जाएं, दैट्स इट। एक तरीका देखिए इसका और भी था, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जो आपका था ये a% ऑफ x प्लस b% ऑफ y, और मुझे अगर इसको ज्वाइन करना था इस तरीके से कि यहां पर मुझे x प्लस वाई दिखे, है ना, ऑफ करके यहां पर जो परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा? तो आप कहोगे ध्यान से देखो, अगर ये a% ऑफ x है, a% ऑफ x है और ये आपका b% ऑफ y है, क्लियर और नॉट? आप चाहते हो इसको कंबाइन करना, क्या इसको x प्लस वाई के फॉर्मेट में आप यहां कैसे भी करके लिख पाओगे? ये मेरा सवाल है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि आप यहां पर x प्लस वाई कर दो, बेसिस को कंबाइन कर दो? देखिए बेसिस आपको पता है कब ऐड होते हैं? बेसिस आपके तब ऐड होते हैं जब ये दोनों परसेंटेजेस आपके सेम हो जाएं। क्या ये दोनों परसेंटेज यहां पर आप सेम बना पाओगे? नहीं। अगर आपने बेसिस को अलग अलग रखा है तो ये परसेंटेज या तो खुद में सेम हो, वरना हम कैसे बना देंगे, राइट? वी कैन नॉट मेक देम सेम। लेकिन आपको मैं पिछला एग्जाम्पल देके समझाता हूं, कई लोगों को पिछले केस में समझ में नहीं आया है, तो पिछला केस आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा लेट से मेरे पास है 20% ऑफ 30, ऐसा है, प्लस मेरे पास है 15% ऑफ 45, ऐसा है, कुछ ऐसी वैल्यू दी है। मैं आपको ये समझा रहा था कि इसको मैं 30 बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? इसको 30 बनाने के लिए मेरे को यहां से 1.5 खींचना पड़ेगा। इसको अगर मैं 1.5 से डिवाइड कर दूं और इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये दोनों के बेस सेम हो जाएंगे? 30 हो जाएगा, यस। और अगर मैंने ऐसा किया तो ये वैल्यू यहाँ तो 20% ही रहेगी, और इस वैल्यू को आप ध्यान से देखना, 15 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15 225 होता है, तो ये आपका बन जाएगा सिंपली 22.5%। और यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है, मैं इसको सही से लिखता हूँ, ऑफ 30, यहाँ परसेंटेज का सिंबल है, तो पूरा ऐड होके आपको देगा
42.5% ऑफ 30। देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल बना सकते हैं वो आपके लिए। लेकिन मेक यू क्वेश्चन लाइक दिस कि उनका इंटरेस्ट इस टोटल वैल्यू को निकालना नहीं है, दे डू नॉट वांट टू कैलकुलेट दिस टोटल वैल्यू, राइट। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक्सप्रेशन में वो आपके सामने दो वैल्यूज ऐसे लिखेंगे, समथिंग प्लस समथिंग ऐसे करेंगे, और वो क्या करेंगे, बेसिस को अलग अलग रखेंगे। फिर वो कहेंगे कि देखो हमें 30 वाले बेस पे ये नेट परसेंटेज क्या है बताओ। ऑप्शन भी ऐसे ही दिए होंगे, उनको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, उनको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ऑप्शन भी ऐसे लिखा होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा कि 30 के बेस पे ये 42.5 होगा या 32.5 होगा या क्या होगा। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना इसको, एग्जाम में सवाल बन सकता है इस पे। मैं दूसरा सवाल आपको दे रहा हूं, ठीक है, या इसी सवाल में लेट्स से कि मुझे 45 बेस पे चाहिए होता, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं इसको ऑफ 45 लिख रहा हूं तो यहां पर क्या परसेंटेज वैल्यू होगी। तो आप कहोगे अगर आप इसको ऐसा कर रहे हो तो इस वैल्यू को देखो, इसको 45 बनाना है तो इसको मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मुझे इसको 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा? यस। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो 20/1.5 कितना होगा? आप कहोगे ये हो गया मेरा 200/15, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, ये 40 मिलेगा। तो एक वैल्यू तो आपकी आ गई 40/3, राइट, आ गई कि नहीं आएगी परसेंटेज में, और दूसरी वैल्यू आपको पता है कि 15% है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंपली 85/3% ऑफ 45। देखो मैं किस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। एग्जाम में जो सवाल आ सकते हैं ना आपके सामने, वो दो तरीके से आ सकते हैं, राइट। एक मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन में यही लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस 15% ऑफ 45। मैं किस तरह के सवालों की बात कर रहा हूं वो आपको ऑप्शन में देखिए क्या आप बोल सकते हैं। ए ऑप्शन, उन्होंने आपके सामने बोला कि ये वैल्यू जो आपकी बनेगी ये बनेगी 42.5% ऑफ 30, राइट। बी ऑप्शन देंगे कि आपकी ये जो वैल्यू बनने वाली है वो आपकी बन रही है 85/3% ऑफ 45। सी ऑप्शन देंगे ए एंड बी, राइट, दोनों करेक्ट हैं इसमें। और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा मे बी NOT, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो व्हाट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। इस तरह के 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको पूछेगा कौन सा करेक्ट है, आपको पता है यहां पर दोनों करेक्ट है, ठीक है, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इस तरह के सवालों के लिए तैयार रहो। या फिर आपसे ऐसे भी सवाल फ्रेम कर सकता है वो कि ये वैल्यू जो है आपकी यह है X% ऑफ 45, राइट, और बोलेगा X की वैल्यू क्या है बताओ। ऐसा भी सवाल बन सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? अब देखिए कोई कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कि नहीं। आप, मैंने बोला ना कि ज्यादा इस तरह के सवाल मत करो। आप कोई चीज तभी सीखना चाहते हो जब मैं बता दूं कि एग्जाम में आया है कि नहीं। आप खुद दिमाग लगा के सोचो कि क्या ये सवाल एग्जाम में नहीं आ सकता है। आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि यार ये बेसिक फंडामेंटल है, इस पे सवाल क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है। बनाना चाहिए उनको। सो ज्यादा इस पे ना जाओ कि इस्तेमाल होगा नहीं होगा, कहाँ होगा। मैंने इतना बोला कि कोई चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं होगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, कुछ सवाल कर लो, थोड़े बहुत सवाल कर लेते हैं। और हिंदी माध्यम के छात्रों का विशेष ख्याल रखा गया है कि सवाल हिंदी में है ताकि आपको तकलीफ ना हो। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। कई दिन से थ्योरी देख रहे हो ना, सवाल कर लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आसान सवाल है, कुछ बहुत आसान सवाल लगेंगे, बुरा मत मानना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो बी का 80% है, यानी 80% है, तो ए बी का कितना परसेंट है। दुनिया में हर कोई ये सवाल लगा सकता है। सवाल ये है कि आंसर कौन कितना जल्दी लगा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका डी। मैंने पहला तरीका जो बताया है कि इस क्वेश्चन को अगर आपको सोचना है कि इसमें ये 3 ऑप्शन सरासर गलत हैं, ठीक है, मैं नॉर्मल तरीका भी बताऊंगा, पर ये 3 ऑप्शन सरासर इसलिए गलत हैं क्योंकि ए अगर बी का 80% है तो क्या आप ये चीज बोल सकते हो कि ए जो है वो बी से बड़ा है या छोटा है। ए बी से बड़ा है या छोटा है, ए बी से छोटा है, तभी ए बी का 80% हो सकता है। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तभी ए बी से जब छोटा होगा तभी ए बी का 80% होगा। बराबर होता तो 100% होता। तो अगर ए जो है बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा हो गया, ठीक है। पूछ रहा है कि ए का कितना परसेंट बी है,
यानी a के 20 पे b कितना होगा? आपको पता है कि a अगर छोटा है तो b 100% से ज्यादा होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? D। ये तो हो गया इसको सोचने का थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते थे कि a अगर 80% है तो क्या 80% को फ्रैक्शन में आप बोलते हो 4/5 b, ऐसा है। अगर a b का 80% है तो ऐसा बनेगा, तो b कितना हो जाएगा आपका? 5/4 a। क्या आपको ये चीज मालूम है कि 5/4 की वैल्यू क्या होती है? 1.25 a। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर इसके साथ एक लॉजिक भी मुझे समझाना था आपको कि अगर b 1.5 टाइम्स a है, ध्यान रखना, अगर b 1.5 टाइम्स a है तो इसके दो कंक्लूजन होते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कि जो b है इज 125% ऑफ a, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन जो आप इससे निकाल सकते हो इसी स्टेटमेंट का कि b इज 25% मोर देन a। आपको मल्टीप्लायर ध्यान है? क्या आपको मल्टीप्लायर ध्यान है? मल्टीप्लायर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर b 1.2 टाइम्स 1.25 टाइम्स a है तो आपको पता है कि जो b है वो इससे 25% ज्यादा है a से, तभी उसको 1.25 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और डायरेक्टली बोलोगे तो आप कहोगे b a का 125% है। ये ध्यान रखना हमेशा। क्लियर? कि जो भी मल्टीप्लायर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज मिल जाता है। तीसरा तरीका आपका ए बी रूल है। अगर ए बी का 80% है तो आप क्या कह सकते हो कि b को अगर आप 20% माइनस करोगे तो a आएगा। यही तो मतलब हुआ 80% का। b में 20% माइनस किया तो a आया। a को कितना बढ़ाओगे तो b मिलेगा? आप कहोगे +1/4, क्योंकि ये है -1/5। यानी a को 25% बढ़ाने से मुझे b मिलेगा, तो b क्या हो गया आपका? 125% ऑफ a। हुआ कि नहीं हुआ? किसी क्वांटिटी को 25% बढ़ाने से मुझे b मिला, तो ये हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं पर इनको अच्छे से करना जरूरी है, इग्नोर मत करो इनको, ठीक है? कहाँ गया सवाल? वापस आ रहा हूँ क्वेश्चन पे, मैंने कोई और क्वेश्चन क्लिक कर दिया। ठीक है, जरा ये सवाल देखो। कह रहा कि देखिए 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको जो अभी पढ़ाया है ना कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, इसका देखना बहुत बेहतरीन होगा इस्तेमाल इस पर्टिकुलर सवाल में। ठीक है, एक चीज ये बताओ कि कभी भी अगर आपको ऐसा मैंने लिखा तो आप क्या कोशिश करोगे, जरा बताओ मुझे, कि इसका जो रेशियो है उसका रिवर्स रेशियो इसका और इसका हो। देखो ध्यान से, अगर ये 2:3 है तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए? 3:2, तभी ये प्रोडक्ट बराबर हो सकता है, वरना ये बराबर नहीं हो सकता है। इस सवाल को देखो ध्यान से, कोई लेफ्ट राइट नहीं करना है कि एक साथ इकट्ठा करेंगे फिर देखेंगे क्या हो रहा है रेशियो, कुछ नहीं। आपको पता है ये 40 है, ये 60 है, ये रेशियो अगर 2:3 है तो ये जो प्रोडक्ट में वैल्यू है 3:2 होना चाहिए, तभी ये बराबर होगा। जैसे ही आप ये लिखोगे आपको मिल जाएगा कि a की वैल्यू जो है और b की वैल्यू आप यहां से निकाल पाओगे। a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2.5, और b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 0.5। ठीक है, ये जाके यहां पर रख दो। तो 2 टाइम्स a आपका कितना हो गया? 5 के बराबर। 3 टाइम्स b आपका 1.5 हो गया, और अगर आप a प्लस बी निकालोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 है, a प्लस बी 3 है। जब आपने ये वैल्यू रखी तो आपको क्या मिल रहा है? 3.5/3, ये 7/6 बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका क्या है? ए। क्या सभी को ये बात क्लियर है? क्या सभी को ये बात क्लियर है कि इसका आंसर 7/6 होगा? तो आप जल्दी से कैसे देख रहे हो? आप लेफ्ट राइट नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि ये 2:3 है तो ये 3:2 बनेगा। a प्लस बी 3 तो a माइनस बी 2, राइट? वंस आई गेट इट आई कैन से a इज 2.5, b इज 0.5। कैसे निकाला मैंने? आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी दिया होता है, तो a क्या होता है? समथिंग प्लस समथिंग बाई 2, समथिंग माइनस समथिंग बाई 2, वहां से निकल गया। इस तरह के एक्सप्रेशन पहले एसएससी में बहुत आए हुए हैं, और ऐसा नहीं कि दोबारा ये नहीं आएगा, इसलिए हमेशा इसका इस्तेमाल करके देखना आप, ठीक है? और आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। ओके, सॉरी, बार बार नेक्स्ट पेज क्लिक करने के बजाय कुछ और ही क्लिक कर दे रहा हूं। ये देखो, देखिए यहां कह रहा है कि 5% जो a का है वो b के बराबर है, तो बताना है कि b परसेंटेज अगर मैं 20 का निकालूं तो वो किसके बराबर है। इस तरह के सवाल मेंस में आए हुए हैं, ठीक है? जरा इसको जल्दी से लगाओ, ओके, जल्दी से लगाओ क्विकली। 5% ऑफ a जो है b के बराबर है, तो मुझे b परसेंटेज निकालना है 20 का।
तो ये किसके बराबर होगा? ओके, क्विकली आंसर निकाल सकते हो कि नहीं? देखिए बहुत ही मुश्किल ये है नहीं, अगर आप सही से करना चाहोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। देखो ध्यान से, 5% ऑफ ए अगर बी के बराबर है तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि यहां से ए और बी में कोई रिलेशन आप डेवलप कर सकते हो क्या, कि नहीं कर सकते हो? यहां जो आपसे पूछ रहा है कि बी परसेंटेज ऑफ 20, उसी का ये सारा ऑप्शन दिया। सो क्विकली थिंक अबाउट ए नंबर। मैं देखना चाहता हूं आप कितना सही सोच पा रहे हो। देखो ए को यहां पर आप रख लो 100, ए को अगर आप 100 रखोगे तो क्या आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड ऐसा हो जाएगा। मैंने ए को क्या माना है? 100 माना है कि नहीं? ए को 100 मानने का फायदा क्या है? ये सिंपली 5 हो गया, 5 हो गया तो बी की वैल्यू 5 आ गई। अब अगर मुझे 5% ऑफ 20 निकालना है तो क्या वो 1 आएगा? 5% ऑफ 20 अगर 1 आएगा तो मुझे देखना है कहां 1 है। ये 2 जहां लिखा हुआ है इसको इधर ही ले आओ, ये हो गया 10% ऑफ ए। क्या ये 1 है? नहीं, ये 1 नहीं है। ये किसके बराबर है? ये आपका 10 के बराबर है। 50% ऑफ ए बाई 20, आप कहोगे ये वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या मुझे 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो 1 की पॉसिबिलिटी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो साफ साफ डी ऑप्शन में दिख रही है। 20 से कट जाएगा, 1 मिलेगा, और 1% ऑफ 100 कितना होगा? 1 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय चुपचाप जाके देखो कि ए को 100 लेंगे तो कौन सा आंसर मैच करेगा, एक ऑप्शन मैच करेगा, उसी को आंसर लगा देना। अब कई लोग क्या करते हैं, वो इतना जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो हम सवाल ही नहीं लगाएंगे, हम तो प्रॉपर प्रोसेस लगाएंगे। तो लगाओ, बी को आप जाके वहां पर रखो 5% ऑफ ए। उसके पहले आपको करना ये पड़ेगा, देखो जो बी परसेंटेज ऑफ 20 है ना, एक काम करना कि इस परसेंटेज को पहले हटा देना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, इसको हटाओगे तो ये बन जाएगा b इंटू 1/5। ठीक है, अब b की वैल्यू को रिप्लेस करना 5% ऑफ a से, तो यहां जाके आप लिखोगे तो ये बनेगा 5% ऑफ a इंटू 1/5। तो अल्टीमेटली ये बन रहा है 1% ऑफ ए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1% ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है नॉट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। सभी को समझ में आ रहा है? अब मैं आपको ये समझाता हूं कि देखो आपने जो अभी कुछ सीखा था उसका कितना बेहतर इस्तेमाल आप कर पाओगे। ये देखो ध्यान से, क्या b% ऑफ 20 आपका 20% ऑफ b के बराबर होगा? बोलो यस या नो, होगा या नहीं होगा? मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि जो मैंने आपको सिखाया उसका कितना रोल है। b% ऑफ 20% ऑफ b के बराबर होगा या नहीं होगा? आप जरा बताओ मेरा b क्या है? b आपका है a/20, है कि नहीं है? तो 20% ऑफ a/20 हो गया कि नहीं? देखो आपको सीधा आंसर मिल गया। मिला कि नहीं मिला? तो इन्होंने सवाल जो बनाया था उसको आप उसका कत्ल इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये वेरिएबल मुझे परेशान कर रहा है तो मैंने कहा कि इसको उठा के उधर ले जाओ ना, ये 20% ऑफ b बन जाएगा। और 20% ऑफ b अगर ये बना तो b की वैल्यू यहां से दिख नहीं रहा है, 5% 1/20 के बराबर है, जाके रख दो वहां पर। तो 1/20 यानी a/20 बन गया, आंसर आ गया, सीधे आंसर दिख जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है पूरा, और ये वैल्यू रखने से भी ज्यादा तेज है अगर आपको सही चीज पता है तो, पर आपको पता ही नहीं होता है। तो एग्जाम क्या होता है आपके लिए? स्ट्रगल। तो वही स्ट्रगल मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपकी खत्म कर पाऊं। बाकी आप साथ देंगे तो जरूर होगा, नहीं देंगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, ये देखो सवाल कह रहा है कि जो भोजन की कीमतें हैं यानी जो प्राइसेस हैं वो 10% इंक्रीज कर रही हैं, तो जो खपत है वो कितनी कम करें ताकि उसका खर्च ना बढ़े। अब ये तो आप ही बता दो। तो आप कहोगे 10% अगर है, 10% अगर है तो प्लस 1/10 अगर इंक्रीज है तो आपको पता है ये केस क्या है? a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ये अगर प्लस 1/10 किया है तो ये -1/11 होगा। -1/11 का मतलब होता है 9 1/11%। ठीक है, इसमें कहीं कुछ ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं, इसलिए मैं इसमें चुपचाप आगे बढ़ूंगा। ये सवाल देखो, देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है कि कीमत में अगर 21% की कमी, यानी इसको रिड्यूस किया जाएगा 21% से, तो एक पर्सन है वो अब 100 रुपये में, जो 100 रुपीज उसका एक्सपेंडिचर है, उसमें 3 kg ज्यादा खरीद सकता है। तो आपको बताना है कि प्रति किलोग्राम वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, अगर आप इसको AB रूल लगा के करोगे तो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। प्राइस, मूल्य, कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, क्लियर और नॉट? अब मुझे बताओ आपकी अगर यहां 21% की कमी आई तो क्या मैं इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट -21/100 लिख सकता हूं? फ्रैक्शन कैसे लिखते हो किसी परसेंटेज का? ये स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड परसेंटेज है। सो -21/100 हो गया ये।
अब कंजम्पशन में आप जाओगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, +21/79 होगा। ये आपका कंजम्पशन इतने से इंक्रीज होना चाहिए, तभी आपका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 रुपीज में वो 3 kg ज्यादा खरीद सकता है, तो इसका मतलब 21/79 जो x है वो 3 के बराबर होगा। अगर आप कुछ इसको ऐसे लिखते हो तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, क्या आपकी 79/7 आ गई, x की वैल्यू आपकी 79/7 आ गई, यस और नो, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल कंजम्पशन मिल गया। अब वो आपसे ओरिजिनल कंजम्पशन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ रिड्यूस कंजम्पशन क्या है। रिड्यूस क्या पूछ रहा है आपसे, प्राइस पर केजी क्या है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको ओरिजिनल कंजम्पशन अगर पता लग गया है तो क्या इससे आपका आंसर आ गया है, जल्दी बताओ, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। मैंने क्या समझाया आपको पहले कि 21% का रिडक्शन हुआ तो -21/100 है, यहाँ ये +21/79 है। पहले का कंजम्पशन अगर x था तो अभी का कंजम्पशन हो गया 21/79x, वो 3 ज़्यादा है दिया हुआ है, तो मैंने उसी से डिवाइड किया और मैंने कहा कि ये आपका 79/7 आपकी x की वैल्यू आ रही है। क्लियर है सभी को, इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं दिख रही होगी कि पहले का कंजम्पशन आपका ये है 79/7, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी कितनी है, आपको पता है 3 kg बढ़ गया है। अब आपको अगर रिड्यूस प्राइस निकालना है सर, तो मेरे को एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है कि 79/7 में अगर आपको पता है कंजम्पशन 3 बढ़ गया है, ठीक है, तो आप उसमें 3 ऐड कर दो और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, फिर से आपकी ये वैल्यू हो गई 100/7, हुई या नहीं हुई, 100/7 हो गई। अब ये कंजम्पशन अगर है तो 100/7 × 7 ही तो 100 होगा, तो क्या इसकी वैल्यू 7 आएगी, क्या इसकी वैल्यू 7 आएगी। क्लियर या नहीं, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कि जो रिड्यूस कंजम्पशन है आपका पी प्राइस इंटू कंजम्पशन, आपका एक्सपेंडिचर जो कि 100 के बराबर है, आपने कहा कि ये वैल्यू 3 के बराबर है, ये वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो मैंने बताया कि ये वैल्यू 79/7 आपका ओरिजिनल कंजम्पशन हुआ, उसमें अगर 3 ऐड करोगे तो आपको 100/7 मिल रहा है, और 100/7 अगर आपका रिड्यूस कंजम्पशन है, ये वैल्यू P × C = 100 में अगर ये वैल्यू आपकी 100/7 है तो प्राइस क्या होगा 100/7 × 7, यानी ये वैल्यू आपकी 7 के बराबर होगी। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। तो कोई फॉर्मूला देखिए रटने की कोशिश ना करो, बाकी इसको करने के देखिए बहुत तरीके हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ देयर आर मेनी वेज पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के अलावा ये कुछ नहीं है, दिस इज ए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी केस, राइट। तो आप अगर उसको रेशियो फॉर्मेट में करना चाहते हो या आपने कोई वैल्यू याद कर रखी है उससे भी लग जाएगा, ठीक है, कि समथिंग अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ना, कि 21% ऑफ 100/3 करके भी आंसर आ जाएगा। बट वो ये हो गया कि आप पहले से वैल्यूज को रट के बैठोगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो करो, आप इसको प्रॉपर्ली इस तरह से करोगे आसानी से आंसर आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। सॉरी, देखिए शॉर्टकट रट के मत बैठो, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं। जो चीज रटने पे जोर देना पड़ रहा है उसको अभी छोड़ दो। ऑलराइट, चले आगे बढ़े। समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपए में 3 सेब की जगह 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है, या रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल फॉर ₹1 इंस्टेड ऑफ ₹1.25। व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस, प्राइस में कितना रिडक्शन है जल्दी बताओ। जिसको देखिए पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप AB रूल जाके देखो, है ना, समझ में आ जाएगा। करो इसको। कह रहा है कि जो एप्पल है आपके, देखो वो पहले क्या कर रहा है, 3 एप्पल्स ₹1 में खरीद रहा है, ये बाद में हुआ, पहले यही 3 एप्पल वो 1.25 में खरीद रहा था, सेम 3 क्वांटिटी। तो यही पूछ रहा है कि प्राइस में कितना रिडक्शन हो गया है, कितना रिडक्शन हो गया बताओ, 20% हुआ है या 25% हुआ है। ऑलराइट, हमेशा ध्यान रखना, देखिए जब भी कभी प्राइसेस को कंपेयर करना होता है तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हो कि 2 एप्पल की प्राइस और 3 एप्पल की प्राइस को कंपेयर कर रहे हो, नहीं, या तो 1 की कंपेयर करो या सीधे 3 की कर लो, पता चल जाएगा। तो यहां पर कई लोग गलती क्या करते हैं कि वो 1.25 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं करना है। क्वांटिटीज बराबर है, आप सीधे प्राइस कंपेयर कर लो कि 1.25 से 1 में कितनी कमी आई है। आपको दिख रहा है 0.25 की कमी आई है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1/5 की कमी आई है। 1/5 की कमी आपकी 20% होती है। जिनको भी दिक्कत हो रही है आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से दोनों साइड, तो ऊपर वाला 5 बन जाएगा, नीचे वाला 4 बन जाएगा, और आपको दिख जाएगा कि इट इज इक्विवेलेंट टू 20% डिक्रीज, ठीक है।
तो बेसिक फंडामेंटल बेस सवाल है, अभी बहुत सारे सवाल होने हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आप पहले ले लो छोटी छोटी चीज़ों की। देखिए ये एक सवाल है, इस सवाल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। इसको भी लोग रट लेते हैं, फार्मूला मुझे पता है, आपको भी पता होगा, बट आप उसका लॉजिक समझ लो तो आपका जीवन काफ़ी सरल हो जाएगा। कह रहा है कि जो इनकम टैक्स है यानी आयकर है, उसको अगर हम 19% से बढ़ा देते हैं तो जो इनकम टैक्स है, नेट इनकम है, वो 6% से रिड्यूस हो जाता है। नेट इनकम 6% से रिड्यूस हो जाता है, तो इनकम टैक्स की दर क्या है, रेट, आपको पता है, फॉर्मूला रटा होगा, पर मैं इसको समझाना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताओ कि किसी की जो नेट इनकम है वो कैसे बनेगी? उसकी एक ग्रॉस इनकम होगी, ये सीख लो, इनकम टैक्स भरोगे आगे जाके, ऐसा कुछ बनता है कि आपकी एक ग्रॉस इनकम होती है, ग्रॉस इनकम में आप इनकम टैक्स को कम करते हो तो आपको बनता है नेट इनकम, राइट? जो आपको अपने हाथ में मिलता है, बोलते हैं ना इन हैंड सैलरी, वो आपको हाथ में मिला, इनकम टैक्स कट गया। अब आप मुझे बताओ कि जो भी ये ग्रॉस इनकम है, क्या ये ग्रॉस इनकम आपके इसके बराबर हो गई? इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, ऐसा होगा, ठीक है? ये समझ में आ रहा है अभी सभी? अब जरा एक बात बताओ मुझे कि नेट इनकम और इनकम टैक्स को जरा ध्यान से देखो। अगर मेरी ग्रॉस इनकम, मैंने बोला कि आपकी ग्रॉस इनकम मान लिया 40,000 है, 40,000 है, और ग्रॉस इनकम आपकी मुझे 40,000 ही रखनी है क्योंकि वो नहीं बदल रहा है, और मैंने अगर आपसे बोला कि ये नेट इनकम बढ़ाना है तो क्या इनकम टैक्स कम होगा? से यस। अगर मुझे नेट इनकम बढ़ाना है तो इनकम टैक्स कम होगा या नहीं? मैं चाहता हूं ये चीज आप सीख लो, आज अभी तक रट के बैठे हो, सीख लो। अगर मैं ग्रॉस इनकम आपकी 40,000 है सर, अगर मुझे नेट इनकम बढ़ानी है तो क्या टैक्स कम नहीं करना पड़ेगा? सिंपल है भाई। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे नेट इनकम कम चाहिए तो आप कहोगे टैक्स बढ़ जाएगा, ग्रॉस इनकम उतनी है। तो अगर सम ऑफ टू नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, ये कहानी कुछ ऐसी है कि आपके सम ऑफ टू नंबर्स कांस्टेंट है, योग इनका नियत है, तो एक नंबर बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, एक कम करोगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम करोगे दूसरा बढ़ेगा, तभी सम कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर केस में, समझो इसको। क्या मैं एक चीज समझूं कि अगर नेट इनकम में मान लेता हूं मैं चेंज आया है 5 रुपीज का इंक्रीज, मान लेते हैं, तो क्या यहां पर 5 रुपीज का डिक्रीज आना चाहिए? यस, क्योंकि अगर यहां 5 रुपीज का डिक्रीज नहीं आया, जितना इसमें इंक्रीज चाहिए उतना ही इसमें डिक्रीज चाहिए, ठीक है? अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि यहां पर जो वैल्यू आपको दी है वो 19% और 6% दी है। जरा एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ग्रॉस इनकम को लेट से 25 मान रहा हूं, ग्रॉस इनकम को मैं 25 मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए समझना, और आपसे क्या कह रहा है यहां पर? आपसे सिंपल सा कह रहा है कि आपने नेट इनकम को 6% से रिड्यूस कर दिया, यानी ये 6% से रिड्यूस हुआ है, 6% से, और ये कह रहा है कि इनकम टैक्स 19% से इंक्रीज कर गया है। थोड़ी देर के लिए आप नेट इनकम को ए बोल दो और इनकम टैक्स को बी बोल दो, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि 6% ऑफ ए, जितना इसमें डिक्रीज है, वो 19% ऑफ बी के बराबर होना चाहिए? क्या आप ऐसा बोलोगे? तो क्या आप बोलोगे कि ए और बी का रेशियो 19/6 होगा? होगा या नहीं होगा? ए और बी का रेशियो 19/6 होगा, तो ये वैल्यू अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, 19/6 सॉरी, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 19, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 6। अगर मैंने इसको 25 माना है तो मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आपका आंसर कितना हो गया? 6/25 इंटू 100, जो वैल्यू आप निकालते हो तो आपको मिल जाती है 24%। आपने रट रखा है फॉर्मूला, मुझे पता है, मैं नहीं कर रहा हूं फॉर्मूला भूल जाओ, पर आप ये लॉजिक जरूर समझ लो कि सम ऑफ टू नंबर्स अगर कांस्टेंट है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ये पता है कैसे रिलेशन आप जल्दी लिख सकते थे? आप मुझे बताओ कि अगर मुझे ये करना है कि 6% ऑफ समथिंग 19% ऑफ समथिंग के बराबर हो, तो यही वही केस हुआ ना, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो अगर ये रेशियो 6:19 है तो ये रेशियो 19:6 होगा। तो आपको पता है इनका रेशियो 19:6 अगर बनाना है तो ये 19/6 बनेगा, तो ये 6/25 इंटू 100 बनेगा। आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, मैं उस फॉर्मूले को भूलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट लॉजिक भी समझ के जाओ। ये कई क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा कि हम सोच रहे हैं कि कम ज्यादा और किस तरीके से बढ़ेगा घटेगा तो ये बराबर होगा। इसका बहुत इस्तेमाल, बीच की चीजें जो आप नहीं सीखते हो ना, उनका बहुत रोल होता है। फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, बट इस लॉजिक को भी ध्यान रखना कि ये कैसे हुआ, वाई इट इज हैपनिंग। ये घर जाके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए सवाल देखो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि
मुगल गार्डन है दिल्ली में, कभी घूमना जरूर, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। इसका जो एंट्री टिकट है वो 210 रुपीज़ का है, और अगर टिकट की जो कीमत है, वैल्यू है, उसको कम किया जाए तो टिकट की बिक्री जो है वो 25% से इंक्रीज हो जाती है। टिकट कम किया तो ज़्यादा लोग आने लगे, तो बताना है कुल राशि में 12.5% की कमी दर्ज की गई, कुल राशि में 12.5% की कमी दर्ज की गई। तो आपको बताना है टिकट की कीमत में कटौती का पता लगाएं, कितना कटौती हुई। ओके, ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां लिखता हूं प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, ये प्रोडक्ट, फिर से इसको यहां लिखूंगा, प्राइस को P लिख रहा हूं, नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड को N लिख रहा हूं, इज इक्वल टू रेवेन्यू को मैं R लिख रहा हूं। अब देखो ये क्या कह रहा है आपसे कि जब आपने इस प्राइस को डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ टिकट्स लिखा हुआ है, सेल ऑफ टिकट इंक्रीज बाई 25%, तो ये वैल्यू आपकी 25% से इंक्रीज कर गई, और ये वैल्यू जो आपसे कह रहा है जो कलेक्शन है यानी रेवेन्यू है वो 12.5% से कम हो गया। तो ये A इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का केस नहीं है, ये A इंटू बी से चेंज होने से आपका रेवेन्यू भी चेंज हो रहा है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, अभी पहले इसको देखो। तो यहां पर आपको देखो कैसे करना है, ये है दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट रेवेन्यू। तो आप बताओ मुझे 12.5% का मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। 12.5% डिक्रीज का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, 1 माइनस 1/12 या 1 माइनस 1/8, ये 7/8 कहलाता है। आपको पता है कि प्रोडक्ट अगर A इंटू बी के बराबर है तो इसका नेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दोनों के अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मैं वही लिख रहा हूं कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 हुआ, 25% इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ 5/4, इंटू इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पता है तो मैं इसको लिख रहा हूं MP, मतलब प्राइस के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ प्राइस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 7/10, 7/10 का मतलब 0.7। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.7 है तो ये 30% से डिक्रीज हुआ होगा। तो प्राइस में जो डिक्रीज का परसेंटेज नहीं पता था वो 30% है, और अगर वो 30% है तो यहां पर आपसे देखो क्या दिया हुआ था कि कोई वैल्यू दी हुई थी ना कि जो प्राइस है वो 210 है। तो इनिशियली अगर प्राइस आपकी 210 है और वो 30% से डिक्रीज हुआ तो वही पूछ रहा है कि कितना कम हुआ। तो आप कहोगे 30% ऑफ 210, तो ये वैल्यू 63 के बराबर आ गई। तरीका नंबर 1, ये था तरीका नंबर 1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। अब मैं देखिए आता हूं तरीका नंबर 2, ठीक है, तरीका नंबर 2। तो देखो तरीका नंबर 2 क्या होगा, क्या आपको पता है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इसमें फॉलो होगा, क्योंकि आपका केस क्या है, प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में जो चेंज है वो क्या होगा, वो ये होगा कि प्राइस में जो चेंज हुआ परसेंटेज यहां पर, जो इसमें चेंज हुआ परसेंटेज यहां पर, इसका नेट क्या होगा, रेवेन्यू में परसेंटेज चेंज। आप कहोगे कि मैं यहां 100 मान लेता हूं, आपको दिया हुआ है कि यहां 12.5% की कमी आ रही है, तो आप कहोगे इसका मतलब ओवरऑल ये 12.5 कम हो जाएगा 100 में, यहां मुझे 87.5 मिलेगा, ठीक। आप कहोगे इसका परसेंटेज चेंज मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका परसेंटेज चेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये +25% है। आपको पता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता और मुझे x निकालना है तो क्या मैं x को यहां लिख सकता हूं, आप कहोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये +25% है और ये आपका x प्लस माइनस वॉट एवर इट इज, ऐसे होगा। अब आप कहोगे 100 से 125 पहुंच जाएंगे। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, 125 में अगर 187.5 हो गया है, कितने का डिक्रीज आया है, आप कहोगे 37.5 का डिक्रीज आया है। 37.5 का डिक्रीज 125 पे कितना परसेंटेज है, 30% का डिक्रीज है। देखो 10% क्या है 12.5, 37.5 क्या है 30%, इसलिए आंसर 30% हो गया। अब आप निकाल लो 30% ऑफ 210, तो 30% ऑफ 210 आपका हो गया 63। आंसर कितना हो गया 63, राइट। सो ध्यान से आपको देखना है कि आपको लॉजिकली ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि इसका क्या मतलब है, क्लियर और नॉट, क्या मतलब है, कैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कि
मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। जो आपने सीखा है उसके एप्लीकेशंस मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशंस, कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं है ये। देखो ये कह रहा है कि जो वैल्यू है एक प्रॉपर्टी की वो 10% से हर साल डिप्रीशिएट कर रही है। देखो ध्यान रखना कि ये डिप्रीशिएशन, पॉपुलेशन कोई नए क्वेश्चन नहीं है। एक चीज समझ लो आप, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिप्रीशिएशन का मतलब ये होता है, डिप्रीशिएशन जो लोग अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उनके लिए होता है, डिप्रीशिएशन का मतलब सिर्फ होता है परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। तो 10% हर साल कम हो जाती है उस वैल्यू का जो उस साल की शुरुआत में है, ठीक है। तो बताना है कि अगर अभी वैल्यू 8100 है तो 2 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी। बहुत आसान सवाल है। 8100 अभी है और यहां पर आपने 2 बार 10% आपने डिक्रीज किया है, तो आपको ये पता है ना ये वैल्यू कि यहां 0.9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यहां भी 0.9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो जो भी इनिशियल वैल्यू होगी x वो पहले 0.9 टाइम्स होगी, फिर 0.9 टाइम्स होगी। तो आप कहोगे ये वैल्यू जो मुझे मिलेगी 0.81 टाइम्स होगी x का। तो ये वैल्यू 8100 के बराबर अगर है तो आप x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कितना होगा आपका 10,000, ठीक है। 81% अगर आपका इसके बराबर है तो आप निकाल लोगे कि इसके बराबर है, राइट। आप देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये तरीका अपनाने की जरूरत थी नहीं। ऑप्शन को अगर ध्यान से आप देखो, आप मुझे बताओ कि कोई वैल्यू 2 बार कम होके अगर 8100 है तो क्या वो वैल्यू 8100 से बड़ी होगी या नहीं होगी। यस, ये लॉजिकल पार्ट है। क्लियर और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, कि अगर कोई वैल्यू 2 बार डिक्रीज होके 8100 आ रही है तो ओरिजिनली वो 8100 से बड़ा होगा या नहीं होगा। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो 8100 से बड़ा हो। देखो ये तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया है वो 90/100 है जो कि लेस देन 1 है। ये नहीं हो सकता। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। पर ए और डी में दोनों करेक्ट हो सकते हैं, ए और डी में दोनों करेक्ट हो सकते हैं। अब देखो ए और डी में तुम जल्दी से आंसर कैसे लगा सकते हो। आप मुझे बताओ कि 8100 जो नंबर है, 8100 जो नंबर है, आप ये आंसर दोनों क्लोज हो गए अब, ठीक है। ए और डी में से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली कौन सा करेक्ट है, पर आप ये रफली सोच सकते हो कि अगर मैंने 10% 2 बार कम किया तो 0.9 और 0.9 से अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये डेसिमल नंबर देगा, ये इंटीजर नहीं देगा, ठीक है। 8100 नहीं आएगा, इसलिए ये होगा। वैसे बहुत आसान सवाल है। 10% 2 बार मतलब 19% का डिक्रीज, और कोई क्वांटिटी अगर 19% से डिक्रीज हो जाती है तो वो 81% हो जाती है खुद का, और ये वैल्यू 8100 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10,000। डायरेक्टली कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं। तो मैं अभी आपको सब कुछ दिखा रहा हूं कि आपका सब रिवीजन हो जाए जो कुछ किया अभी तक हमने, है ना, कि बेसिक चीजें सब याद आ जाए आपको। क्लासिकल क्वेश्चन जो एसएससी ने कभी पूछा, कह रहा है कि जो एक कीमत है अगर उसमें R% की का इंक्रीज होता है और बाद में कह रहा है कि वो कीमत R% की कमी आई थी, तो इसमें दिया हुआ है कि पहले R% बढ़ा फिर R% से कम हुआ। तो कह रहा है अगर अभी जो है प्राइस 1 रुपया है तो आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। क्लियर और नॉट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। कैन यू टेल मी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, पहला तरीका तो है ट्रेडिशनली सॉल्व करना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाकी मैं आपको आंसर गलत करके दिखा रहा हूं। अच्छा ये बताओ R% और R% अगर कम हुआ है तो क्या आपको ये पता है कि जब भी X% से इंक्रीज होता है, X% से इंक्रीज होता है और फिर आपका X% से डिक्रीज होता है, तो क्या आपको पता है हमेशा नेट लॉस होता है, हमेशा नेट लॉस होता है, राइट। और ये लॉजिकली कैसे होता है आपको पता है, कोई भी वैल्यू आप लो वो यहां बढ़ जाएगी, जब वो वैल्यू बढ़ जाएगी और आपने उसका X% निकाला तो क्या होगा, बढ़ी हुई वैल्यू का X% निकाला और कम कर दिया, नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको ए और बी के फॉर्मेट में चीज पढ़ा चुका हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू नेगेटिव ही होती है, हमेशा लॉस होता है। तो अगर नेट लॉस होना है तो आपको पता है कि अगर वैल्यू घटने के बाद 1 रुपी आई है 2 बार, मतलब नेट डिक्रीज के बाद 1 आई ना, घटी हुई वैल्यू 1 है, तो आंसर 1 से बड़ा होगा। अगर आंसर 1 से बड़ा होगा तो आप मुझे बताओ ए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्या बी आंसर हो सकता है, बी में तो बहुत ही बड़ा घोटाला है। बी का तो देखो आर का वैल्यू तो कह रहा है 1 से छोटा नहीं होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा। आपको पता है 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 से बड़ी हुई बड़ी हुई तब जाके ये वैल्यू कहीं होगी, लेकिन 1 माइनस आर स्क्वायर तो 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा बटा 100 का तो सवाल ही नहीं उठता कि आपका 1 से बड़ा हो जाए। सी ऑप्शन देखो, यहां भी वही कहानी है, 1 माइनस आर स्क्वायर। आपको पता है इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 1 से छोटा आएगा, 1 से कम का स्क्वायर रूट 1 से छोटा होता है। एक ये भी गलत हो गया। अब जो एक ऑप्शन बचा है उसका सही होना उसकी मजबूरी है, ठीक है। जो एक ऑप्शन बचा है उसका सही होना उसकी मजबूरी है, बिकॉज
हमें पता है कि इसके अलावा कुछ भी सही नहीं हो सकता है। तीनों जो ऑप्शंस हैं वो तीनों ऑप्शन एक से बड़े नहीं है और मुझे एक से बड़ा आंसर जो है करेक्ट करना है। क्लियर और नॉट? अब देखो, अगर आप इसको ट्रेडिशनली करना चाहते हो, जिन लोगों की जिद है उनके लिए बता देता हूँ। आप कहोगे कि जो आपकी वैल्यू है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 है, यहाँ आपने r% से बढ़ाया है, यहाँ आपने r% से घटाया है, तो आप कहोगे यहाँ वैल्यू अगर x है तो ऐसा कुछ हुआ है x इंटू 1 प्लस r बाई 100, फिर ये हो गया है 1 माइनस r बाई 100 और फिर ये हो गया है 1। तो आप कहोगे x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, एलसीएम लोगे तो ये ऊपर बन जाएगा 100 के आगे 2 जीरोस और बनेगा 100 प्लस r 100 माइनस r, तो ये हो जाएगा ये ऐसे आपका माइनस r इसका। तो आपको ये लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर तब भी आ जाएगा पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा और मेंटली जो है मेंटली नहीं हो पाएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड बता दिया सर, देख लो। मैंने कहा कि कोई क्वांटिटी r% से बढ़ाओगे तो ऐसा होगा, फिर r% से बढ़ाओगे तो ऐसा होगा, कर लो ऐसे, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका, राइट। बट ऑप्शन यूज करो। सवाल देखो, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक कोई मास ऑफ गैस है और उसका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके वॉल्यूम के किसी भी कंडीशन में। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो आपका प्रेशर है, यानी जो भी इन्होंने हिंदी में लिखा है द्रव्यमान का दबाव, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है सर अनुक्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, ये मतलब होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर 40% से इंक्रीज हुआ, ये 40% से इंक्रीज हुआ और ये आपका 20% से डिक्रीज हुआ, तो आपको बताना क्या है कि न्यू प्रेशर क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कई लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता है तो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप कहोगे कि देखो न्यूमरेटर में अगर ये वैल्यू 40% से इंक्रीज हुई है तो ये 1.4 टाइम्स हो जाएगी। डिनोमिनेटर को अगर ध्यान से देखो कि ये 20% से डिक्रीज हुआ है तो ये 0.8 टाइम्स हो जाएगा। यानी पहले अगर यहाँ कहीं t/v आ रहा था तो अब ये 1.4t और 0.8v हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी है, सिंपली 1 पॉइंट, फिर मैं आपको कुछ लॉजिकल भी बताऊंगा, 60 टाइम्स है, राइट। आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे 8 टाइम्स 1 जाएगा, राइट। 8 टाइम्स 1 6 बचा, 6/8 आपका 3/4 होता है, तो 1.75 हो गया ये। नहीं पहले अगर यहाँ t/v था तो ये 1.75 टाइम्स हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया A, राइट। लेकिन आपको इतना इसलिए नहीं सोचना था, आपको जरा ध्यान से देखना है। ऑप्शंस इसमें बहुत पुअर दिए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर आपका न्यूमरेटर 40% से बढ़ रहा है, लेट्स से कहते हैं डिनोमिनेटर है ही नहीं है, तो ओवरऑल वैल्यू 40% से बढ़ जाती है या नहीं? यस। अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो ये वैल्यू 40% से बढ़ जाता, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ कम हो गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो क्या डबल इफेक्ट होगा या नहीं होगा? क्या ये वैल्यू जो है चेंज होगी 40% से ज्यादा मैग्नीट्यूड से? यस। तो आंसर आपका क्या है? एक ही ऑप्शन है। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के चेंज से नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी एक पूरी क्लास ही होगी, पूरी क्लास है। अभी तो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करके लगा लेना। रिड्यूस नहीं होगा सर, इंक्रीज बाई 75%। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि 1990 ऑनवर्ड्स 1993 तक जो प्राइस है स्कूटर का वो हर साल 10% बढ़ता रहा, और फिर कह रहा है कि 93 के बाद जो प्राइस है स्कूटर का वो हर साल कम होता रहा 10% से, गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से। बताना है कि स्कूटर का प्राइस 1996 में अप्रॉक्सीमेटली कितना % ज़्यादा या कम होगा उस प्राइस से जो उसका 1990 में था, ठीक है, अगर सेम पैटर्न कंटिन्यू रहता है तो। ठीक है, तो देखो स्टोरी क्या है, पर स्टोरी यह है कि यहाँ पर 6 ईयर की कहानी है, 6 ईयर की कहानी है। सो मैं ऐसे बनाऊंगा, एरो का मतलब है परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां कह रहा है आपका 10% हुआ, 10% लगातार डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्राइस। फिर आपसे कह रहा है कि 10% लगातार डिक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो ये जो स्टोरी है उसमें कह रहा है कि इनिशियल जो भी वैल्यू है और फाइनल जो भी वैल्यू है इसमें परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताओ। समझ रहे हैं? तो यहां 6 स्टेप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है।
तो ये उनके लिए मुश्किल है जो बिल्कुल सोचते ही नहीं है, लेकिन जो सोचते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। कैसे? आपको पता है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अगर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसको ऐसे लिखूं? मैं कहूंगा कि +10% मैं यहां लिखूंगा और एक -10 खींच के यहां ले आऊंगा। क्या ऐसे ही 3 पेयर आप बना सकते हो? +10 -10 को अल्टरनेट लिख दो, कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूंगा कि इनके एक ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पहले से पता है कि इसका नेट 1% है, -1%। 10 + 10 माइनस का -1% होता है, तो 3 एरो बन जाएंगी अब -1% की। क्या मैं आपको यह बता चुका हूं कि अगर परसेंटेज डिक्रीज लगातार हो रहा है, अगर परसेंटेज डिक्रीज लगातार हो रहा है तो नेट डिक्रीज ही होगा, और नेट अगर डिक्रीज होगा तो ऑप्शन में देखो एक 4% लेस है, सॉरी मोर वाले गलत हो गए कम से कम। अब या तो 3% लेस है या 4% लेस है। यहां ये बहुत आसान है कि आंसर इसका 3% लेस आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, आप मुझे अब बताओ, मैं थोड़ा और इंटरेस्टेड हूं इस क्वेश्चन में। मैं इंटरेस्टेड ये हूं कि इनका जो नेट आएगा, क्या वो मैग्नीट्यूड में, अगर मैं इनका नेट बोलूं कि -x% है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x की वैल्यू 3 के बराबर होगी या x की वैल्यू 3 से छोटी होगी या x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी? प्लीज कैन यू टेल मी? आई एम मोर इंटरेस्टेड नाउ, आई वॉन्ट टू नो कि इसकी वैल्यू, ठीक है ऑप्शन में यहां 3% लेस करेक्ट होगा अप्रॉक्सीमेट। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं कि -1 -1 -1 3 बार सक्सेसिव हुआ है और ये नेट x% का डिक्रीज है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 से बड़ी, 3 से छोटी या 3 के बराबर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर नाउ? 3 से बड़ी कौन बोल रहा है? देखो, छोटा सा चेंज करने से ही आप कैसे घूम जाते हो, ठीक है। x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, ये आपको थियरी में पढ़ा चुका हूं मैं कि देखो जब 10% डिक्रीज लेते हो, 10 दो बार लेते हो तो 20 आता है क्या? 19 आता है, जिसका मैग्नीट्यूड 20 से कम होता है। तो यहां पर इनको जोड़ने से आपको 1113 मिलेगा, लेकिन 3 आंसर नहीं होगा, 3 से मैग्नीट्यूड में कम होगा। तो अगर मैं ऐसा सवाल फ्रेम करूंगा तो आप कहोगे कि ये वैल्यू 3 से लेस आएगी, एक्चुअल आंसर 2 पॉइंट समथिंग होगा। मान लिया मैं थोड़ा खुराफात करता और मैं कहता कि एक ऑप्शन और है जो कि लेट्स से -2.9 समथिंग % लेस, और 3 भी लिखा होता, आप इसको लगाना सी ऑप्शन। फिर अगर एक ऑप्शन में ऐसे लिखता कि एक ऑप्शन है 2.9 समथिंग लेस, वो करेक्ट होता, 3 नहीं होता, 3 एग्जैक्ट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट ये अगर लॉजिक क्लियर है ना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आप इसको एग्जैक्टली निकाल के दिखाओ, नहीं, एग्जामिनर इतना ही घुमा देगा आपको और आप इसमें गलत हो जाओगे, आपको लगेगा कि बड़ा कैलकुलेटिव सवाल आ गया। नहीं, आप बस इतना अगर जानते हो कि 3 से छोटा आएगा, आंसर हो गया, राइट। x की वैल्यू 3 से छोटी होगी मैग्नीट्यूड में, इसको अच्छे से समझ लेना प्लीज, ठीक है। थोड़ा साथ आपको देना पड़ेगा तभी काम बनेगा, राइट। ये सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेको, 13 नंबर सवाल है, अशुभ सवाल होता है, करेंगे क्या? मैं तो नहीं करूंगा आज की क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद कर लेना, कल करवाऊंगा इसको, ऐसा नहीं है, कल का पहला सवाल यही होगा, ठीक है। ऑलरेडी 7-5 हो गया है, तो आज मैं अभी क्लास छोड़ रहा हूँ, बट मेरा टारगेट था 3 क्लास मिनिमम, 4th क्लास थी आज इस वीक की ना, कल एक 5th भी होगी, 5 क्लास हो जाएंगी आपकी, राइट। सो मैंने 3 दिन बोला था, बट आपका सहयोग है कि मैं 5वें दिन भी कल आपको मिलूंगा और सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन एस्पेक्ट हैं और टाइप के सवाल हैं परसेंटेज में, देखते हैं। परसेंटेज में टाइम लगेगा, बट टाइम दो, क्योंकि इससे आपका जीवन जो है सरल हो जाएगा आगे का। ओके, क्लियर और नॉट? ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहो, है ना लाइव में लोग गिरने चाहिए, ना ही मुझे ये देखना चाहिए कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए, है ना। तो लोगों को प्रेरणा से भरते रहो कि ये क्लास अगर वो करते हैं सो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। सो लेट एवरीवन नो अबाउट दीज क्लासेस, अगर ऐसा होगा तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे आपके साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड मोर नॉलेज सेशन। थैंक यू सो मच।